दिस इज उमंग शर्मा। अभी के जो हमारे सेशंस चल रहे हैं ना, मतलब मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 10th के लिए। बच्चों ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर 3 है, भारत में राष्ट्रवाद, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। इसमें मैं कुछ आपको क्वेश्चंस बताऊंगी जो सेम क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से जो थ्योरी वाला टाइम था ना वो अब खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करो। आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री में स्पेशली ऐसा होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मतलब मेरे पास बहुत सारे बच्चों की सेम प्रॉब्लम रहती है कि हमें पता होती है चीजें, बस हमें ये समझ नहीं आता कि उस क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम कैसे कर रहे हैं, लिखना कैसे है। तो वही तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं चैप्टर 3 वाले के, आप देखो ध्यान से। आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे तो भी आप मतलब मुझे बताना, हम दोबारा डिस्कस करेंगे। इसकी थ्योरी मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ, तो आप वहां से देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो आप उसको देखो, अच्छे से पढ़ाई करो। क्वेश्चन आंसर्स आज से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको सारे चैप्टर्स के और सारे जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। चलो अब बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, आपसे किस तरीके के क्वेश्चन हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगे। आपको व्याख्या करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, कुछ आपको टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, कुछ आपको स्टेटमेंट दे दी जाएंगी जिन पे आपसे व्याख्या मांगी जाएगी। तो पहली जो व्याख्या करवा रहे हैं आपसे क्या है, उपनिवेशवाद में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले हम ये जो क वाला पॉइंट है ना इसको देखते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड वाले पे आएंगे। चलो क वाले में आ जाते हैं। यहाँ पे एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उपनिवेशवाद में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी, क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे होप आपको अच्छे से स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं हमेशा बार बार कहती हूँ, आज फिर से कह रही हूँ, प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठा करो। नहीं लेके बैठ रहे हो, वीडियो को एटलीस्ट सेव कर लो ताकि एग्जाम टाइम पे आप देख लो, फटाफट से इनके पॉइंट्स लिखकर आ जाना। क्या है, आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। क्या था, उपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। देखो जब उपनिवेशवाद हुआ तो उस टाइम पे लोगों को पता चल गया था, हम अगर भारतीय लोगों की बात करें, हिंदुस्तानियों की बात करें, तो क्या था, लोगों को पता चल गया था कि अब हमको आपस में एकता के साथ रहना पड़ेगा, तभी हम जीत सकते हैं या तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम लड़ सकते हैं, तभी हम सरवाइव कर सकते हैं। जब तक हम आपस में एकता नहीं रखेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या था कि लोग खिलाफ, मतलब जो शासकों के खिलाफ, जो शासक थे, जो विदेशी शासक थे, उनके खिलाफ लोगों ने क्या समझ में आ गया था कि हमें आपसी एकता को पहचान लिया था। दूसरा, उत्पीड़न और दमन में साझा भाव के विभिन्न समूहों को एक दूसरे में बांध दिया था। लोगों इतना ज्यादा टॉर्चर हो रहा था, इतना ज्यादा उन पर उत्पीड़न किया जा रहा था कि लोगों को समझ में आ गया था कि हम सबको एक दूसरे के साथ बनकर रहना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि हम सबकी प्रॉब्लम्स कैसी थी, सेम प्रॉब्लम्स थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चीन, वर्मा, भारत और लैटिन तथा अफ्रीकी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण के कारण प्रारंभ हुए। इनके राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ तथा उन्होंने औपनिवेशवाद को पूरे विश्व से हटा दिया। इन्होंने क्या किया, इनको समझ में आया चीन, वर्मा, भारत और लैटिन और अफ्रीकी देशों में जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण जो उनके ऊपर हो रहा था, उसमें क्या किया, इन सब ने साथ में मिलकर पार्टिसिपेट किया और जो मतलब देश से उन्होंने उपनिवेशवाद को पूरे विश्व से ही हटा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था देखते हैं यहाँ पे। पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस तरह योगदान दिया। मतलब जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में जो विकास हुआ था, उसमें प्रथम विश्व युद्ध ने किस तरीके से अपना योगदान दिया था। पढ़ते हैं क्या है। देखो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आपको पता होना चाहिए,
1 अगस्त 1914 में, 1 अगस्त 1914 में कौन कौन सी पार्टीज थी मैं पहले बता चुकी हूँ, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और अमेरिका, और दूसरी तरफ कौन था, जर्मनी था, तुर्की था और इटली में स्टार्ट हुआ था। इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था वो देखते हैं। देखो पहला पॉइंट्स में लिख के आना, ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, हमेशा बहुत बार पहले भी। अच्छा आप लोगों को मैं इतना ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है हमारा, क्योंकि हमने क्लास 10th अभी स्टार्ट किया है, बस जो आपके सीनियर्स है ना क्लास 11th और क्लास 12th, उनको मैं बहुत सारा मतलब काफ़ी टाइम से जानती हूँ पिछले, तो उनके साथ मेरी बहुत सारा इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। भारतीयों का विश्व युद्ध से संपर्क, भारतीयों का विश्व युद्ध से कैसे मतलब उनका क्या संपर्क हुआ वो देखते हैं। इस युद्ध में सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती किया जा रहा था। आपको पता होना चाहिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, जिसमें एक साइड ब्रिटिश था, जापान था, अमेरिका, रूस, ये सारी चीजें, दूसरी साइड जर्मनी था, तुर्की था, तो क्या हुआ कि भारत वैसे तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन उस समय पे हमारे ऊपर मतलब हमारा अपना कोई वो नहीं था, हमारे ऊपर ब्रिटिश शासक थे, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि हम इनडायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, उनको पता था कि भारतीयों की मदद के बिना ये युद्ध जीतना पॉसिबल नहीं है। तो क्या कर रहे थे कि भारत में जितने भी लोग थे, जितने भी यंग लोग थे, जितने भी युवा लोग थे, उनको जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था। जब वे युद्ध में गए तो वहां से मिले अनुभवों का उन पर प्रभाव पड़ा। अब जब आप युद्ध में जाओगे तो जो लोग युद्ध जीत कर वापस आए, युद्ध खत्म हुआ वापस आए, उससे उनको बहुत ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस मिला, बहुत ज्यादा अनुभव मिला, और उनमें बहुत ज्यादा आत्मविश्वास जगा कि ठीक है हम भी लड़ने के लिए तैयार है। अगर कभी भारत पर इस तरीके की मुसीबत आती है या फिर जब हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर इस चीज के लिए आत्मविश्वास आया कि हम जीत सकते हैं। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, आर्थिक प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा, युद्ध के कारण ब्रिटेन ने क्या किया, देखो मैं आपको वैसे थोड़ा समझा देती हूँ कि जब भी युद्ध होता है ना तो उसमें बहुत सारा खर्चा होता है ना, सेना के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ता है, आपको नए नए तरीके के जो युद्ध में या मतलब जब भी इस तरीके के युद्ध होते हैं उनमें जो प्रयोग किए जाते हैं, पहले बंदूकें तो नहीं होती थी, तो जो भी जैसे आपने मान लीजिए कि तोप या इस तरीके की जितनी भी चीजें होती थी जिनका प्रयोग युद्ध में किया जाता था, है ना, उनको सेना पर जितना खर्च किया जा रहा था वो सारा ब्रिटेन का बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था, ठीक है। अब जब बहुत ज्यादा खर्चा होगा तो आपको पैसे की जरूरत होगी, तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका से कर्जा ले लिया, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रक्षा पर व्यय बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसे पूरा करने के लिए उन्होंने अमेरिका जैसे देशों से कर्जा ले लिया। आपको पता है कि अमेरिका की हालत उस टाइम पे बहुत अच्छी थी। इस कर्जे को चुकाने के लिए भारतीयों पर जो सीमा शुल्क था यानी जो टैक्स था वो बढ़ा दिया गया था। जो भारत में सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था या आ रहा था, उस पर क्या था कि जो टैक्स था वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। इसके कारण क्या हुआ, भारतीयों की आर्थिक व्यवस्था थोड़ी खराब होने लगी और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी उस पर दबाव पड़ने लगा। ऑब्वियसली जब आप टैक्स ज्यादा दोगे तो आपकी आर्थिक स्थिति पे फर्क तो पड़ेगा ही। इसी कारण कीमतें, जो चीजों की कीमत थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, भारतीयों की आम आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई, ठीक है। चलो इसके बाद में दूसरा है भारत में रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों हुआ। ये मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया था, वापस से एक बार समझा देती हूँ। देखो इस तरीके से अलग अलग आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे और उनकी व्याख्या आपसे करवाई जाएगी, तो बहुत ईजी है, डरना बिल्कुल मत, इनको पॉइंट्स में लिखना बस, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ है ना, इस तरीके से आप भी पॉइंट्स में लिखे होगे, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। भाई रॉलेट एक्ट क्या था, देखो यहाँ पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1918 में 1918 में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता की थी। एक समिति नियुक्त की गई जिसका उद्देश्य भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए कानून बनाना था। देखो 1918 से पहले की अगर बात करें तो भारतीय धीरे धीरे कर, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्या था, एक दूसरे, उनको समझ में आ रहा था कि हम सबको एक होना पड़ेगा, ठीक है, हम सबको इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, हम सबको साथ में अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तो क्या था कि एक मतलब जो विदेशी सरकार थी उन्होंने एक रॉलेट एक्ट बनाया जिसके जो उनका
उद्देश्य था कि उनको जो समझ में आ रहा था कि भाई ये तो अब क्रांतिकारी हो गए हैं, ये तो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, तो उसका मेन उद्देश्य था कि उस क्रांतिकारी जो भारत में लोग क्रांतिकारी होते उस आंदोलन को रोकना था पहला उद्देश्य। तो अब आप ये समझ सकते हो कि तो भारतीयों को तो ये पसंद आना ही नहीं था। दूसरी चीज जो इसमें कुछ लोगों को मतलब इन्होंने उस टाइम पे भारतीयों से क्या बोला, भारतीय ना बहुत भोले बहुत सीधे थे, तो इन्होंने बोला कि है ना हम क्या कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छे कानून बनाएंगे आपकी रक्षा के लिए, जो कि आपके फेवर में होंगे। इन्होंने भारतीयों से ऐसा बोला। अब अंग्रेजी सरकार बहुत तेज थी, तो अंग्रेजी सरकार ने जब भारतीयों को ऐसा बोला, और उसमें ना कुछ लोग थे, ठीक है, कुछ लोगों की कमेटी बनाई हुई थी। अब आप एक बात बताओ, आपने कुछ समिति बनाई, कुछ कमेटी बनाई, आप ये बोल रहे हो कि उसमें वो भारतीय लोगों के पक्ष में होगा। अगर वो भारतीय लोगों के पक्ष में है तो उस कमेटी में एक भी भारतीय नहीं था। तो भारतीयों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं और भाई आप हमें तो इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हो उसमें। तो भारतीयों को ये जो रॉलेट एक्ट था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उन्होंने इसको बंद करवा दिया। फिर क्या है, दूसरा पहला पॉइंट समझ में आ गया। इस समिति में 2 कानून बनाए गए जिसके द्वारा सरकार को आंदोलन का दमन करने के लिए असीमित अधिकार मिल गए। अब इस सरकार में जो कानून बनाए गए उसमें से एक कानून क्या था, इससे सरकार को बहुत ज्यादा अधिकार मिल गए। सरकार को क्या हुआ, अधिकार में, अंग्रेजी सरकार को अधिकार मिल गए। उनमें से एक अधिकार क्या था बच्चों, हमारे भारतीयों के लिए तो ना वो बहुत ही प्रॉब्लम वाला था, मतलब उनको तो उससे बहुत ही नुकसान हुआ। क्या था उसमें कि आप बिना किसी को बताए, मतलब कभी भी किसी को भी पकड़ के जेल में डाल सकते हो अगर वो शांति के, उस समय पे महात्मा गांधी जी आ चुके थे, तो महात्मा गांधी जो उनका असहयोग आंदोलन था ना, और जो वो अहिंसा के पक्ष में थे, तो उन्होंने बोला कि चाहे आप मारपीट करो या मत करो, लेकिन हम आपको तो भी जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका प्रमुख कानून था, सरकार राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में 2 साल के लिए कैद कर सकती है। भारतीयों को ने इसे काला कानून कहा, भारतीयों ने इसको एक नाम दिया काला कानून। इसके विरोध में हड़ताल और प्रदर्शन किए। ऑब्वियसली आप भारतीयों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे थे। तीसरा नंबर, गांधी जी ने भी इसके विरोध आंदोलन प्रारंभ का आह्वान किया। उनका यह विरोध असहयोग आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ, वही जो मैंने आपको बताया है ना। ठीक है, चलो, तो इसमें से कोई भी आएगा तो लिख दोगे पक्का, है ना। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है बच्चों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। सत्याग्रह क्या था पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे नाम से पता चलता है सत्याग्रह का क्या मतलब होता है, सत्य पर डटे रहना। ठीक है, बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी मारपीट के, केवल आप सत्य पर डटे रहो। और गांधी जी का ऐसा मानना था कि जब आप सत्य पर डटे रहते हो तो अंत में हमेशा आपकी जीत होती है और आपकी बात को सुना जाता है। तो मैंने आपको एक ऊपर का स्ट्रक्चर बता दिया कि सत्याग्रह क्या होता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं एक बार। सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य पर अड़े रहना तथा सत्य की खोज करना। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की। उन्होंने क्या कहा, पहला पॉइंट मैं फिर से आपको एक बार याद दिला रही हूँ, बार बार याद नहीं दिलाऊंगी मैं। ठीक है, देखो जब भी आप कोई भी आंसर लिखो ना, उसे प्लीज हमेशा पॉइंट्स में, अपने मन से पॉइंट्स बना के लिख देना, उसको हमेशा पॉइंट्स में लिखो। जब भी आप पॉइंट्स में लिखते हो ना, तो टीचर को लगता है कि ओके बच्चे को तो आंसर आता है, आपने ऐसी थ्योरी नहीं कुछ भी पेल दिया है। ठीक है, चलो क्या है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आपका जो उद्देश्य है वो सच्चाई के रास्ते पर है, तो आपको चाहे सामने वाला कितना भी शारीरिक मतलब जो स्ट्रांग है क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका उद्देश्य सच्चा है तो आप संघर्ष कर रहे हो, अन्याय के खिलाफ अगर आप संघर्ष कर रहे हो, तो आपको किसी भी तरीके का शारीरिक बल नहीं चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि आपको बहुत स्ट्रांग होना है, आप सिर्फ अपने सत्य पर अड़े रहो, आपकी जीत जरूर होगी। आगे, प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। उन्होंने कहा प्रतिरोध का मतलब होता है बदले की। जब आपके अंदर कोई बदले की भावना होती है, बदले की भावना या फिर जीत की भावना या फिर खुद के लिए कुछ अच्छा करने की भावना होती है, तो आप केवल अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी जीत प्राप्त कर सकते हो, आप सफल हो सकते हो। ठीक है, अगला,
इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। इसीलिए आप जानते हैं कि भारतीय वायलेंस पर ज्यादा जोर नहीं देते, क्योंकि उन्हें हमेशा से ये चीज सिखाई जाती है। ठीक है, तीसरा नंबर, आप ये सत्याग्रह आया तो पक्का लिख देना। ठीक है, आगे, निम्नलिखित पर अखबार के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित पर अखबार के लिए एक रिपोर्ट लिखनी है आपको। ठीक है, आपको रिपोर्टर्स को कुछ मतलब आपको बताना है, अगर कोई इस तरीके का कांड हुआ है, कुछ घटना हुई है, तो आपको रिपोर्टर को रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज आप जो भी कांड हुआ है इसके बारे में आप न्यूज़पेपर में छापो, जिससे सबको पता चले। तो आप वो कैसे लिखोगे, उसका एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न हम देखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन के लिए नहीं बोलना चाहती वैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं बहुत छांट के लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तभी, बट फिर भी मजबूर हूँ, बार बार लिख देती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप सबको इंपॉर्टेंट मान के चलना। पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या है, कैसे लिखोगे, देखो पहले आप संपादक, ठीक है, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, दैनिक जागरण, या उस समय पे जो भी अखबार थे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया था उस समय पर, इसलिए हमने, जैसे नवभारत टाइम्स भी था उस टाइम पे। ठीक है, दिल्ली महोदय। क्या है, आज 13 अप्रैल 1919 की शाम को जलियांवाला बाग में भयंकर हत्याकांड हुआ, जिसने विश्व मानवता को शर्मिंदा कर दिया, जिसमें एक ओर आपने अपने आप को सभ्य कहने वाली अंग्रेजी सरकार थी, तथा दूसरी तरफ असभ्य माने जाने वाले भारतीय थे। यह घटना इस प्रकार घटी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर में सार्वजनिक हड़ताल हो गई है। यह तथा हर जगह जनसभाओं का आयोजन हो रहा है। आगे, इसी समय आज 13 अप्रैल को वैशाखी वाले दिन लोग वैशाली के मेले में सम्मिलित होने के लिए इस बाग में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। 13 अप्रैल को वैशाखी मनाई जाती है, अमृतसर में जो पंजाबीज होते हैं वो वहाँ पे 13 अप्रैल को मनाते हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ था, इसी बाग में एक शांतिपूर्वक जनसभा भी चल रही थी। क्या था, लोग एंजॉय कर रहे थे, खाना खा रहे थे, मेला देख रहे थे, झूले झूल रहे थे, गीत गा रहे थे, ये सारी चीजें हो रही थी। अचानक जनरल डायर, जो जालंधर डिवीजन का कमांडर था उस समय पे, सेना की एक टुकड़ी के साथ यहाँ पहुंचा। उसने बाग के मुख्य दरवाजों को बंद कर दिया। जो जितने भी बाहर निकलने वाले दरवाजे थे ना, उनको लॉक कर दिया गया बिना किसी चेतावनी के। निहत्था लोगों को, आपको पहले से जो भी वहां पे पंजाबी लोग मौजूद थे, सरदार लोग थे, उनको कोई बताया नहीं गया, पहले से कोई चुनौती नहीं दी गई, और वो लोग निहत्था थे क्योंकि उनके पास तो हथियार नहीं थे, क्योंकि वो तो वहां पे वैशाखी मनाने गए थे। ठीक है, उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। यह गोलीबारी 10 मिनट तक चलती रही। चूंकि लोगों का बचाव का कोई मार्ग नहीं मिला, इस कारण वे इसमें फंस गए। पर और प्राप्त जानकारी के अनुसार एकत्रित लोगों की संख्या 20,000 के आसपास थी। वहां पे 20,000 लोग थे जो कि वैशाखी मनाने गए थे। इससे 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। उस गोलीबार में 1000 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि सरकार आंकड़ा यह संख्या 379 बता रहे हैं। इस घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को प्राप्त हुई, उसने सरकार के विरुद्ध आक्रोश और गुस्सा भड़क गया। आप समझ सकते हैं कि जब लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा हो जाएगा और वो वहां पर गए हुए हैं अपना त्योहार मनाने, उनके ऊपर गोलीबारी कर दी गई और बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई। तो अब क्या है, लोग बहुत आक्रोश में हैं, बहुत गुस्से में हैं, और वो क्या कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तथा अमृतसर और पंजाब के अन्य भागों में तनाव का माहौल बन गया है। अतः सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिए सारे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया है। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे। आपको पता है जलियांवाले बाग में क्या हुआ था, वैशाखी वाले कांड के बारे में लिख देना कि अमृतसर में किस तरीके से गोलीबारी हुई थी, कितने लोगों की हत्या हो गई थी, वो सारी चीजें लिख देना। तो ये तो था कि आपने जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था उसके बारे में। अब आप बाद में क्या लिखिए, अतः मैं निवेदन करती हूँ कि इस समाचार को अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापें, जिससे संपूर्ण विश्व और भारतवर्ष को इसकी जानकारी मिले। जो अंग्रेजी सरकार जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहकर सम्मानित कर रही है, उसको उसके इस अमानवीय कृत्य के लिए दंडित किया जाए।
ठीक है। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने अखबार के जो पहला फ्रंट पेज होता है उस पर इसको छापें। अब आप यहाँ पे लिखेंगे जय हिंद। भवदिया होता है बच्चों, भवदीय या भवदिया। अगर आप कोई मतलब बॉय है तो आप भवदीय कर देना, और अगर आप लड़की हैं तो भवदिया, और नीचे में का ख ग मतलब आप अपना नाम लिख देना। चलो, अगर इस तरीके से ये साइमन कमीशन के बारे में लिखा जाएगा तो संपादक नवजागरण, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख देना, जिस भी न्यूज़पेपर को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। कलकत्ता महोदय। क्या हुआ था साइमन कमीशन? 3 फरवरी 1928 को हुआ था। यहाँ पे लिखते हैं 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड की सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक कमीशन भारत भेजा, जिसके मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में सुझाव देने हैं। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। मैंने अभी ये ऊपर बताया था ना कि जब साइमन कमीशन के लिए, मतलब भारतीयों के लिए, अगर आप किसी कोई कमीशन बना रहे हो, कोई कमेटी बनाई है और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, तो भारतीयों को तो ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। इस कमीशन का घोर विरोध होने लगा। इसको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं कि भैया हमें आपकी ऐसी कोई समिति नहीं चाहिए, कोई ऐसा वो कमेटी नहीं चाहिए जिसमें भारतीय नहीं है। और आप कैसे कह रहे हो कि ये भारतीयों के लिए बनाया गया है? साइमन विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस कमीशन में जहां कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है, वहीं इसकी रिपोर्ट अपूर्ण और अव्यावहारिक है। इससे औपनिवेशिक साम्राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही इसके अधिराज्य की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इसमें केंद्र और उत्तरदायी सरकार की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कमीशन के वयस्क मताधिकारी की मांग को भी अव्यावहारिक बताकर ठुकरा दिया। अतः यह रिपोर्ट भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। मतलब सही बात है भाई, भारतीयों को ऐसी रिपोर्ट कैसे संतुष्ट कर सकती है जिसमें कहा जा रहा है कि जो वयस्क मताधिकार की मांग है कि वयस्क लोगों को कमेटी से जोड़ो, उसको ही ठुकरा दिया गया। उनकी किसी बात को ध्यान नहीं, भारतीयों को किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, इसी कारण चारों ओर इसका विरोध हो रहा है। इस रिपोर्ट द्वारा संपादिकता को यह बढ़ावा दिया गया है। यह सरकार के भारत के पारंगित उद्देश्यों को उजागर करता है। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें थोड़ी टफ लैंग्वेज नहीं, हिंदी के वर्ड ज्यादा इसलिए डाले हैं क्योंकि हम जब किसी रिपोर्टर को, किसी अखबार में जब कोई न्यूज छापी जाती है तो उसमें इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जितना आपको याद रह जाए उतना लिख देना। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस रिपोर्ट को आप अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापकर भारतीयों की भावनाओं पर आघात करने वाली अंग्रेजी सरकार की आलोचना करें। वापस जय हिंद, भवदीय क ख ग। ठीक है, चलो उम्मीद कर रही हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत जाना। और मेरी क्लास 10th के बच्चों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अभी क्लास 10th नया स्टार्ट किया है, तो आपको जो मैं हमेशा 10th 12th वाले बच्चों, मतलब 11th 12th में भी बोलती हूँ, वो आपको भी बोल रही हूँ। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है। और खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि जो आप हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हिंदी मीडियम का कंटेंट नहीं मिलता दीदी, हम बहुत परेशान है, उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जो भी आपको टॉपिक पर प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी मीडियम वाले भी। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको काम पसंद आ रहा है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, मुझे कैसे पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों।